प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेक्टर स्पेस में और आगे बढ़ेंगे। पिछले वेक्टर स्पेस के वीडियो लेक्चर में हमने रैंक नलिटी थ्योरम को कंप्लीट करके उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी कर लिए थे एंड आज हम लोगों को रैंक एंड नलिटी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने थे। लेकिन उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने से पहले हमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरम की स्टेटमेंट्स को समझना होगा। मैं यहाँ पर केवल उनके स्टेटमेंट्स को डिस्कस करूँगा। प्रूफ आप चाहें तो अपनी बुक में देख सकते हैं। दिस इज़ वेरी इजी प्रूफ, बहुत आसान से प्रूफ है क्योंकि वेक्टर स्पेस में आप बहुत अच्छी लेवल की स्टडी कर चुके हैं, तो इनके प्रूफ आप आसानी से देख के समझ जाएंगे। ठीक, तो वो दो थ्योरम्स हैं। उनमें पहला थ्योरम ये है कि अगर T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T इज लीनियर, ठीक है ना, T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल को हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस T इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ T इज नॉन सिंगुलर। क्या हो बच्चों, T अगर नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल होगा और अगर इन्वर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर होगा। इसकी ज़रूरत आपको कुछ न्यूमेरिकल्स में पड़ सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल होगा ही होगा, ठीक है। एक और थ्योरम है, थ्योरम ये है कि अगर T जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V में, किससे, U से V में, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो रेंज ऑफ T है वो क्या होते हैं, वो उन बीटास के कलेक्शन होते हैं V के, सच दैट बीटा इज इक्वल्स टू T अल्फा फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू U, ठीक। ये रेंज ऑफ T होता है। नाउ ये तो इंफॉर्मेशन हो गई। थ्योरम ये कहता है कि इफ U is equals to U1, U2 डैश डैश UN, ठीक है ना। अगर U जो है वो U1, U2, UN से जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। आई रिपीट, दिस सेट जनरेट्स U, then V is equals to, not V is equals to, then RT is equals to RU1, RU2 डैश डैश RUN। तो इन एलिमेंट्स की जो इमेजेस होंगी उन इमेजेस से रेंज ऑफ T भी जनरेट होगा। आई रिपीट, रेंज ऑफ T भी जनरेट होगा। और अगर रेंज ऑफ T इज इक्वल्स टू V के बराबर है तो V भी इन्हीं से जनरेट होगा। मतलब एक तरह से जो बेसिस है U का, अगर U और V का सेम डायमेंशन हुआ तो इस केस में ये जो इसकी इमेज होगी वो V को भी जनरेट करेगी। बाकी RT को तो जनरेट करेगी लेकिन V को भी जनरेट कर देगी इफ RT इज इक्वल्स टू V एंड U एंड V आर बोथ सेम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। लेकिन अगर दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है तो जो U को जनरेट करेगा उसकी जो इमेजेस होंगी वो इमेजेस RT को जनरेट करेंगी। जरूरी नहीं है कि V को भी जनरेट करें, सो RT को वो जनरेट करेंगे। तो इन दोनों थ्योरम्स को अपने दिमाग में रखिएगा बिकॉज इनकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। पहली क्या है कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर होगा और नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल भी होगा, दोनों इफ एंड ओनली इफ में। एंड सिमिलरली अगर कोई सेट डोमेन ऑफ T को जनरेट कर रहा है तो उस सेट की जो इमेजेस हैं, T इमेजेस हैं, वो रेंज ऑफ T को जनरेट करेंगी, ठीक है। तो ये दो थ्योरम्स के बाद में अब मैं आता हूं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। नाउ बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है। आइए सबसे पहले उसको लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके सामने। क्वेश्चन है, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन T V2R to V3R defined by TAB is equals to A plus B, A minus B, B is a linear transformation from V to R into V3R। मतलब पहले हमें ये दिखाना है कि जो T है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन इसके बाद फाइंड द रेंज फाइंड करना है, रैंक फाइंड करना है, यानी T की रैंक फाइंड करना है।
नल स्पेस फाइंड करना है और नलिटी फाइंड करना है, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के बाद में 1 2 3 4 4 चीज़ें और आपको अलग से निकालनी हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। मेन इसमें है कि टी जो है वो डिफाइन कैसे हुआ है, डोमेन का डायमेंशन क्या है और कोडोमेन का डायमेंशन क्या है। सो नाउ अब यहाँ पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आपके सामने जो टी है वो V2R से V3R है। नो डाउट आपको दिख रहा है कि जो V2 है वो 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। मतलब कि V2 में जो एलिमेंट्स हैं वो 2 टपल्स के फॉर्म में हैं, उसमें x और y कोऑर्डिनेट्स ही हैं। और जो V3R का एलिमेंट होगा उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे x y z, 3 टपल के फॉर्म में। तो ये तो हो गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसे ये केवल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको लीनियर अब हम लोग प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए आपको पता ही है कि लीनियर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें 2 एलिमेंट्स लेने होते हैं, किसके, डोमेन के। तो हम यहाँ पे लेंगे, सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे टी इज लीनियर। तो टी को लीनियर या रैखिक प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू A1 कॉमा B1 और बीटा इज इक्वल्स टू A2 कॉमा B2 बिलोंग्स टू V2R। ठीक है, मतलब हमने ये 2 एलिमेंट्स ले लिए किसके, V2R के। एंड और साथ ही A कॉमा B 2 स्केलर्स हैं किसमें, R में, क्योंकि जो फील्ड है आपकी वो R है, तो उसमें 2 एलिमेंट्स ले लिए। नाउ अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए हमें दिखाना होता है उसकी दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिखेंगे टी ए इज ओके, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि अल्फा की वैल्यू हम लोग लिखने जा रहे हैं, दिस इज A1 B1 और प्लस B A2 कॉमा B2। नाउ इनका मल्टीप्लाई करिएगा अंदर, तो अंदर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टी ऑफ दिस इज A1 कॉमा A B1 प्लस B A2 प्लस B2, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये दोनों टपल्स हैं, 2 टपल्स हैं, तो इन टपल्स को जब आप ऐड करेंगे तो x कोऑर्डिनेट x में, y कोऑर्डिनेट y में ऐड होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू टी ऑफ A1 प्लस B A2, है ना, ये यहाँ पर ऐड हुआ, कॉमा AB1 प्लस B2। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि नाउ दिस इज अ 2 टपल एलिमेंट, ये एक टपल, ये दूसरा टपल, यानी कि दिस इज द x कोऑर्डिनेट, दिस इज द y कोऑर्डिनेट, और t ऑफ x y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू a प्लस b, a माइनस b एंड b। तो आपको पहले इस रूप में लिखना होगा, फिर बाद में इसको तोड़ के हम लोग t अल्फा प्लस b t बीटा लिखेंगे। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, लुक एट दैट, t ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू आपके पास में आएगा A1 प्लस B A2, यानी कि A प्लस B, यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस A B1 प्लस B B2, फिर देन इसके बाद में कॉमा A माइनस B, यानी दोनों का माइनस, यानी कि A A1 प्लस B A2 माइनस A B1 एंड माइनस B2। ठीक है, ये आ गया। एंड देन लास्ट में आता है B, यानी कि दिस एलिमेंट, तो आप यहाँ पे लिख देंगे A B1 प्लस B B2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब लुक एट दैट, आपको अब करना ये है बच्चों कि इसको 2 पार्ट्स में तोड़ना है, और 2 पार्ट्स में तोड़ना है तो उसमें से आपको A कॉमन निकालना है और B कॉमन निकालना है। तो इन सभी एलिमेंट्स में से जिन जिन में A कॉमन है उनको अलग करना है, और जिन में B कॉमन है उनको अलग करना है। ठीक है, आइए ज़रा ये काम हम लोग शुरू करते हैं। सो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर A किस किस में कॉमन है। तो लुक एट दैट, दिस इज इक्वल्स टू ये A और ये A, तो हम इसको लिखेंगे कितना, हम इसको लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, A कॉमन लिया और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा A1 प्लस B1। ठीक है ना, फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, B कॉमन है, तो हमने यहाँ पर B कॉमन लिया और यहाँ पर लिखा A2 प्लस B2। ये एक ही टपल में हमने काम किया है। नाउ यहाँ पर अब ये काम करिए, कॉमा, यहाँ पर A कॉमन किस में है,
A1 माइनस B1 प्लस B कॉमन है A2 माइनस B2 में, ठीक है। और ये एज इट इज AB1 प्लस B2 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। बड़ा ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब लुक एट दैट, ये जिस तरह से टपल्स थे ना बच्चों, अब इस टपल्स को हम लोग वापस किस में तोड़ देंगे, हम वापस तोड़ देंगे 2 एलिमेंट्स में। ये एक ही एलिमेंट था, 3 टपल्स थे, अब इसको 2 एलिमेंट्स में तोड़ के इसको 2 एलिमेंट्स में तोड़ के 2 के टपल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, जिस तरह से 2 एलिमेंट्स ऐड होते हैं, 2 टपल्स ऐड होते हैं, तो x x में, y y में, z z में, तो ऐसे ही ये होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू, लुक एट दैट, हमने a कॉमन लिया तो अंदर आपको मिला a1 प्लस b1 कॉमा, ये देखिए, और फिर मिला आपको a1 माइनस b1 और ये है आपका कॉमा b1। इन सभी में a कॉमन था, हमने इन सभी में a कॉमन ले लिया। नाउ प्लस जिन जिन में b कॉमन था उनमें b कॉमन ले लीजिए, यानी कि a2 प्लस b2, ठीक है, कॉमा a2 माइनस b2 एंड कॉमा b2। तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका पूरे में a का मल्टीप्लाई करके और इसमें पूरे में b का मल्टीप्लाई करके जब आप उन्हें जोड़ेंगे तो वापस ये स्थिति बन जाएगी, ठीक है ना। तो हमने उसको उसके अकॉर्डिंग अलग कर दिया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज दैट, दिस इज इक्वल्स टू a, दिस इज t ऑफ a1 कॉमा b1, ये t ऑफ a1 कॉमा b1 है, प्लस b ये है t ऑफ a2 कॉमा b2, ठीक है ना। एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू at अल्फा प्लस bt बीटा। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट t इज लीनियर। तो यहां से हमने t को क्या कर दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कर दिया। ये जो लीनियरिटी दिखाने के लिए कंडीशंस होती है वो हमने दिखा दिया है। मेन एक्चुअल में होता है कि 2 टपल्स आपने लिए, फिर उनमें ए बी का मल्टीप्लाई किया, उनको ऐड किया, अभी तक वो एक टपल था जिसमें ये एलिमेंट्स थे। जब उसके ऊपर जब उसके ऊपर टी ऑपरेट हुआ तो उसने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको एक कोऑर्डिनेट मान के तोड़ दिया। फिर आपको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपने ए वाली चीज़ें बी वाली चीज़ें अलग कर दी, जिनमें ए कॉमन आ सकता था, बी कॉमन आ सकता था, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रूफ क्या करना है, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। तो आपको जब पता है कि आपका लक्ष्य क्या है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। आपने वही किया और आपने प्रूफ कर दिया। तो ये एक काम हो गया कि टी लीनियर है। अब अगला काम ये है, हम ये दिखाएंगे कि जो टी की रेंज है वो वास्तव में है क्या, एंड उसकी रैंक निकालेंगे। सो लेट्स मूव टू दिस। आइए यहाँ पर अब हम लोग लिखते हैं क्या, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रेंज ऑफ टी। तो रेंज ऑफ टी निकालने के लिए, रेंज ऑफ टी का मतलब ये होता है कि जो टी है, टी की जो रेंज है वो वास्तव में है कैसी, उसका जनरेटर क्या है, उसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं, बस उसका बेसिस हम लोगों को निकाल लेना है। तो आइए उसका बेसिस निकालते हैं। बेसिस कैसे निकालेंगे, उसका बेसिस निकालने के लिए आप कुछ नहीं, ये जो V2R का बेसिस है पहले वो लीजिए, लिखिएगा यहाँ पे, सिंस 1, 0, 0, 1 is standard basis of V2R, ठीक है ना, V2R। so T of 1, 0, T of 0, 1 is basis of RT। इसलिए ये जो होगा, ये T1, 0 और T of 0, 1 ये किसका बेसिस होगा, ये बेसिस होगा RT का। आई रिपीट, RT का, RT का, ना कि V3R का। So this is the basis of RT, that is T of 1, 0। तो 1, 0 is equals to, इस यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, तो जहाँ जहाँ A है वहाँ 1 और जहाँ B है वहाँ 0। So this is equals to 1, 1, 0 and
टी ऑफ 0,1 इज इक्वल्स टू, मतलब जहां जहां पर बी है वहां वहां पर 1 लिख देंगे आप। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 -1 एंड 1, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, ये आपके पास में t10 और t01 की इमेज आ गई है। सो इसका मतलब ये हो गया कि जो RT है, दिस इंप्लाइज दैट RT इज इक्वल्स टू, RT में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, RT इज जस्ट जनरेटेड बाय, हम लोग कैसे लिखते थे, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो RT है वो 1 1 0 कॉमा 1 -1 1 से जनरेट होती है। मतलब RT इज जनरेटेड बाय दीज टू एलिमेंट्स, यानी कि उसका जो बेसिस है उसमें ये दो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई बात? ध्यान रखिएगा, हम लोगों को यहाँ पर ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसका बेसिस है कि नहीं है RT का, क्योंकि ये थ्योरम में हम लोग देख चुके हैं कि अगर कोई इसका स्टैंडर्ड बेसिस है तो उसकी जो इमेज होगी वो भी RT के लिए बेसिस का काम करेगी। और आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे RT इज इक्वल्स टू दिस वन, दिस इंप्लाइज दैट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू A1 1 0 प्लस B1 -1 0 सच दैट A, B बिलोंग्स टू R। मतलब कि जो RT है उसमें इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे जहां पर A, B क्या है, R में है। सो ये आपने RT निकाल लिया, यानी कि रेंज ऑफ T निकाल लिया है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, समझिएगा जरा। सिंस RT इज जनरेटेड बाय two elements and both are linearly independent, और ये दोनों ही क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। सो दिस इंप्लाइज दैट dimension of RT is equals to 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशन ऑफ RT कितना हो गया, 2 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ T जिसको रो ऑफ T से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2, बिकॉज रैंक ऑफ T किसके बराबर होती है, दिस इज डायमेंशन ऑफ RT के बराबर होती है। सो यहां पर हम लोगों ने दो चीजें निकाल ली, एक तो ये निकाल लिया कि जो रेंज ऑफ T है वो कैसा होगा, और दूसरा हमने निकाल लिया कि जो रैंक ऑफ T है वो वास्तव में कैसा होगा, यानी कि वो रैंक कितनी होगी T की। तो रैंक कितनी आ गई उसकी, 2 आ गई है, ठीक। अब हम लोग दो चीजों के ऊपर और बात करने वाले हैं। पहली चीज है कि नल स्पेस ऑफ T क्या होगा, मतलब उसमें किस टाइप का एलिमेंट होंगे, और उसका डायमेंशन यानी कि नलिटी क्या होगी, समझ में आया। और फिर उसको वेरीफाई कर लेंगे हम लोग किससे, रैंक नलिटी थ्योरम से, कि क्या उसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि करना जरूरी है, नहीं किया मतलब हमने कहीं गलती कर दी है। सो आइए अब निकालते हैं नल स्पेस ऑफ T। चलिए इसको लिखा रहने देते हैं और यहां से फिर आगे का काम शुरू करते हैं। यहां से अब हमको निकालना है नल स्पेस ऑफ T, ठीक है ना। सो बाय डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस, बाय डेफिनेशन NT बराबर क्या होता है बच्चों, NT बराबर होता है अल्फा बिलोंग्स टू V2R सच दैट T ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0,0, क्योंकि V3R का 0 एलिमेंट 0 0 0 होगा, ठीक है ना। ये होती है NT की डेफिनेशन। उसमें V2 के वो एलिमेंट्स होंगे जिनकी T इमेज निकाले हो तो V3 का 0 एलिमेंट यानी 0 वेक्टर मिलना चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं कि इसमें किस तरह के एलिमेंट है। लेट एनी अल्फा इज इक्वल्स टू A1, B1 बिलोंग्स टू NT, ठीक है ना। मान लिया कि वो इसमें बिलोंग कर रहा है, या आप सिंपली A, B भी ले सकते हैं, हमने A1 B1 ले लिया है, ठीक है, बिलोंग्स टू NT। Now this implies that T of A1, B1 is equals to 0, 0 आ जाएगा by the definition of null space या kernel of T।
तो T ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू दिस वन, A1 B1 की जो इमेज है वो इतनी होगी, दिस इज A1 प्लस B1 कॉमा A1 माइनस B1 एंड कॉमा B1 इज इक्वल्स टू 0 कॉमा 0 कॉमा 0। अब आप अगर इनको कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि A1 प्लस B1 इज इक्वल्स टू 0, A1 माइनस B1 इज इक्वल्स टू 0 और B1 इज इक्वल्स टू 0। और B1 का 0 होने का मतलब है कि A1 भी 0 होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट A1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो A1 B1 दोनों 0 आ गए। सो व्हाट दिस मीन्स दैट कि NT इज इक्वल्स टू हैज ओनली 0 कॉमा 0 element. There is only 0 element consist in NT. Null space में केवल 0 element है। So what it means? This implies that dimension of NT. So dimension of NT is equals to कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि उसमें केवल 0 element है, तो उसको जनरेट करने के लिए आपको किसी एलिमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर 0 एलिमेंट होता है नल स्पेस में तो उसका डायमेंशन 0 ही माना जाता है, राइट। सो डायमेंशन ऑफ एंटी इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट नलिटी ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0। तो डायमेंशन ऑफ एंटी का 0 आने का मतलब है कि नलिटी ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया, हैंस rank of T plus nullity of T is equals to dimension of V2R। तो भाई ये आपको 2 था, ये 0 था और ये तो 2 हो ही सही, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया एक तरह से। तो इस तरह से जो जो चीज़ें आपसे इस क्वेश्चन में कही गई थी वो आपने सारी की सारी निकाली। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। और किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर प्रूफ करना, उसके लिए रेंज स्पेस निकालना, उसके लिए रैंक निकालना, उसके लिए नल स्पेस निकालना, उसके लिए नलिटी निकालना, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, अब आइए ज़रा हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड। एक क्वेश्चन है बच्चों जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट आर स्क्वायर टू आर क्यूब डिफाइंड बाय टी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस ए और कॉमा माइनस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R3, फाइंड द रेंज, रैंक, नल स्पेस एंड नलिटी ऑफ टी। ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग करेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपने अभी किया है। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ बच्चों एक क्वेश्चन है आपके सामने, वेरीफाई रैंक नलिटी थ्योरम फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट V3R टू V3R डिफाइंड बाय T of E1 is equals to E1 minus E2, T of E2 is equals to 2E2 plus E3 and T of E3 is equals to E1 plus E2 plus E3। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। हमें इसमें रैंक नलिटी थ्योरम को वेरीफाई करना है, यानी कि हमें सबसे पहले रैंक ऑफ टी निकालना पड़ेगा, नलिटी ऑफ टी निकालना पड़ेगा और फिर इसके बाद उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो दोनों का सम 3 के बराबर आए, क्योंकि इसमें जो डोमेन स्पेस है उसकी जो डायमेंशन है वो 3 है। सो आइए ज़रा स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि रेंज ऑफ टी क्या आएगा और उसकी रैंक क्या आएगी और फिर नलिटी के ऊपर बात करना शुरू हम लोग करेंगे। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नाउ अब यहाँ पर आपके दिमाग में जो पहला क्वेश्चन अराइज हो सकता है वो ये कि ये E1, E2, E3 हैं क्या वास्तव में। तो ये ज़्यादा और कुछ भी नहीं है बच्चों। हेयर ये जो E1 है, E1 का मतलब 1 0 0, E2 का मतलब है 0 1 0 और E3 का मतलब है 0 0 1। दिस इज़ द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V3R। क्लियरली आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्लियरली E1, E2, E3 is basis of what? It is the basis of V3R। ये क्या है? स्टैंडर्ड बेसिस है। स्टैंडर्ड बेसिस यहाँ पे आप स्टैंडर्ड लिख दीजिएगा, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V3R। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसका
जो टी इमेज है, अगर वो टी इमेज भी एक जो सेट बनाएगा वो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो वो आर टी के लिए क्या हो जाएगा, बेसिस बन जाएगा। ठीक, तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी टी इमेज क्या होती है। नाउ आर टी इज इक्वल्स टू, यानी कि रेंज ऑफ टी क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज generated by, this is generated by r of, not r of, t of e1 comma t of e2 comma t of e3। अगर ये तीनों एलिमेंट्स t of e1, t of e2 और t of e3 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर हुए तो ये rt को जनरेट करेंगे। बट जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे, बट t of e3 इज इक्वल्स टू क्या है, ये e1 प्लस e2 प्लस e3 इज इक्वल्स टू ये t of e1 प्लस t of e2 के सम के बराबर है। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं बच्चों तो ये e1 प्लस e2 प्लस e3 आ रहा है, मतलब कि t of e3 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन या सम ऑफ प्रीसीडिंग टू वेक्टर्स। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट t e1 comma t e2 comma t e3 is linearly dependent vectors। ये क्या है, linearly dependent vectors हैं। so eliminate t e3 from them, क्योंकि वही अन्य दो का सम है, from them। so रिमेनिंग जो बचे हुए वेक्टर्स होंगे, रिमेनिंग वेक्टर्स जनरेट्स आरटी। ठीक, वो क्या होंगे, आरटी को जनरेट करेंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट आरटी इज इक्वल्स टू जनरेटेड बाय t of e1 comma t of e2। now t of e1 comma t of e2 means this is generated by what, t of e1 means e1 minus e2 and comma 2e2 plus e3। और वास्तव में अगर आप ध्यान से देखें तो ये और कुछ भी नहीं है, these are the two vectors। e1 minus e2 का मतलब होता है this is 1 minus 1 comma 0, e1 minus e2, ये e1 है, ये e2 है, e1 में से e2 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0, 0 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0, तो ये बनेगा। और 2e2 प्लस e3 का मतलब होता है बच्चों दिस इज 0, 2 एंड 1। सो दिस इज, मतलब कि ये जो RT है वो इन दो वेक्टर से जनरेट होता है। मतलब कि RT के अंदर वेक्टर्स किस टाइप के होंगे, उसके अंदर वेक्टर्स होंगे a ब्रैकेट 1 minus 1 0 प्लस b 0 to 1 such that a b belongs to R। मतलब कि रियल नंबर्स का इन दोनों वेक्टर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा तो जो भी वेक्टर्स आएंगे वो हमेशा RT के एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, सो दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ RT, तो RT भाई किन दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, उन दो एलिमेंट से, दो हैं उनकी संख्या, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ RT इज इक्वल्स टू व्हाट, 2, क्योंकि वो दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। सो डायमेंशन ऑफ RT इज इक्वल्स टू 2। सो दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ T इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि T को जनरेट करने के लिए, RT को जनरेट करने के लिए दो एलिमेंट्स की जरूरत है। सो यहां पर क्या आ गई, रैंक ऑफ T आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि नल स्पेस ऑफ T क्या होगा बेसिकली। तो नल स्पेस की डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन जिस तरह से हमने पहले करा था वैसे ही अभी करेंगे। बाय डेफिनेशन NT के अंदर वो अल्फा एलिमेंट्स रह सकते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू V3 सच दैट T ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0, 0, 0, ये होना चाहिए। ठीक है, लेट
let alpha is equals to x comma y comma z belongs to NT। माना कि ये जो अल्फा है ये अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या है, NT के अंदर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस NT को हम लोग इस एलिमेंट को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। इस एलिमेंट x को पहले हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो अल्फा एलिमेंट है वो NT में है तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी T इमेज जो है वो कितनी आनी चाहिए, 0,0,0 आना चाहिए। अल्फा का मतलब है XYZ। अब हमें T के लिए कोई डेफिनेशन तो यहाँ पर दी नहीं थी जैसा कि पिछले क्वेश्चन में दी गई थी, हमें उसके लिए E1, E2, E3 की T इमेजेस दी हुई हैं। तो हम इस अल्फा यानी XYZ को इस E1, E2, E3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड बेसिस है और 3 टपल वाला स्टैंडर्ड बेसिस है। तो किसी भी 3 टपल को उस स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कि दिस इंप्लाइज दैट T ऑफ x, y, z इज इक्वल्स टू 0, 0, 0 और इसका मतलब ये हो गया कि T ऑफ XYZ को हम बच्चों देखो ऐसे लिख सकते हैं, x E1 प्लस y E2 प्लस z E3। आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर लेना बच्चों कि ये जो है ये जब आप यहाँ E1, E2, E3 की वैल्यूज लिखोगे उनको XYZ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x, y, z ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब नाउ T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका मतलब ये XYZ तो रियल नंबर्स हैं, तो जब आप इसके ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगाओगे तो ये आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। कैसा, दिस इज x T ऑफ E1 प्लस y T ऑफ E2 प्लस z T ऑफ E3 इज इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि T ऑफ E1 यानी कि इस T ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है, दिस इज E1 माइनस E2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं E1 माइनस E2, दिस इज E1 माइनस E2 प्लस y, दिस इज T ऑफ E2 मीन्स 2E2 एंड प्लस E3, ठीक है ना, ये E3 आ गया। एंड यहाँ Z E3 मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 इज इक्वल्स टू 0,0, यहाँ पर भी 0,0 लिख लीजिएगा। अब E1 माइनस E2 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E2 को लिख सकते हैं। आपको पता है कि E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू और E3 की वैल्यू क्या है, तो E1 में से E2 माइनस करोगे तो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0 प्लस y, 2E2 प्लस E3 का मतलब है 0,2,1 प्लस इसका मतलब है z इंटू 1,1,1 इज इक्वल्स टू 0,0, ठीक है ना। नाउ दिस इम्प्लाइज अब आपके सामने एक लीनियर कॉम्बिनेशन है और इज इक्वल्स टू में 0, 0, 0 है। अब आप इसको लिख सकते हो क्या, दिस इज एक टपल बन जाएगा ये, दिस इज x प्लस z कॉमा माइनस x प्लस 2y प्लस z एंड कॉमा ये 0 और यहाँ पर आ जाएगा y और प्लस z ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0,0,0,0। सो इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस z इज इक्वल्स टू 0 माइनस x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू z। तो इन तीनों से क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों, इन तीनों से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो x है वो बराबर है माइनस z के और y जो है, सॉरी यहाँ पर y माइनस z आना चाहिए था, सॉरी y प्लस z बराबर 0, और यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो y है वो भी बराबर है माइनस z के और z तो z के बराबर है ही। इट मीन्स दैट कि x की वैल्यू माइनस z के बराबर है, y की वैल्यू माइनस z के बराबर है और z की वैल्यू भी z के बराबर है, मतलब z तो z के बराबर ही है। मतलब ये जो t ऑफ XYZ हम लोग इमेज लेके चले थे तो उस इमेज में हम लोगों को ये रिलेशनशिप मिला, उसकी मदद से हमें ये रिलेशनशिप मिली XYZ में कि x माइनस z के बराबर है, y माइनस z के और z
z, मतलब z तो z ही है क्या ना, 3 टपल के बीच में x y z में ये रिलेशनशिप मिली है। सो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हो गया कि जो nt है वो बराबर है ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी है माइनस z, y की वैल्यू माइनस z, और z तो z ही था, सच दैट z बिलोंग्स टू r। ठीक है। सो बच्चों nt में इस तरह का एलिमेंट है उसके अंदर, और कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट आया है जो कि इस तरह का है। अगर 2 एलिमेंट आ जाते तो वो 2 से जनरेट होता, 3 आ जाते तो 3 से जनरेट होता, लेकिन वो एक ही एलिमेंट आया है, एक्स वाई जेड के बीच में ये रिलेशनशिप आई है। सो इसका मतलब ये हो गया, दिस मीन्स दैट कि NT इज जनरेटेड बाय -1 एंड 1। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि NT इस टाइप के एलिमेंट से जनरेट होता है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि वो इससे जनरेट होता है, और डेफिनेटली सिंगल एलिमेंट तो हमेशा लिनियरली इंडिपेंडेंट होता ही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशन ऑफ NT इज इक्वल्स टू 1। तो डायमेंशन ऑफ NT इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि नलिटी ऑफ T बराबर कितना हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 1। सो ध्यान दीजिएगा बच्चों, रैंक जो थी, रैंक ऑफ T वो थी 2, प्लस जो नलिटी आई है वो आई है 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3। 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, और ये ऐसा करने से आपकी जो थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाती है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, हैंस रैंक नलिटी थ्योरम इज वेरीफाई, रैंक नलिटी थ्योरम यहाँ पे सत्यापित हुई। तो बेसिकली ये अपने को करना था बच्चों। तो यहाँ पर अपने को करना क्या है कि रैंक एंड नलिटी थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए आपको रेंज ऑफ T कितने एलिमेंट से जनरेट होता है ये बताने की जरूरत है बेसिकली, और जो नल स्पेस ऑफ T है वो कितने एलिमेंट से जनरेट होता है ये आपको बताने की जरूरत है। नॉर्मली नल स्पेस ऑफ T में एक ही एलिमेंट आएगा, ज्यादातर अगर वो V3 या V2 स्पेस से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो, या फिर 0 आएगा जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में आया था। बाकी और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्वेश्चंस मिल सकते हैं अलग टाइप के, लेकिन पैटर्न करने का यही रहेगा तरीका इंपॉर्टेंट है कि आपको करना कैसे है। ठीक, सो आई होप कि ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर समझ में आए होंगे। अब एक क्वेश्चन और बच्चों मैं आपको यहाँ पर बुक में ही ओरली बता देता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसको ज़रा ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट ज़रा इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र दौड़ाइएगा। क्वेश्चन है लेट T बी अ लीनियर ऑपरेटर डिफाइन ऑन R³ गिवन बाय, और आपको एक डेफिनेशन दी हुई है Tx1, x2, x3 इज इक्वल्स टू, टपल के फॉर्म में है, 3 टपल एलिमेंट है ये, 3x1 + x3 -2x1 + x2 और -x1 + 2x2 + 4x3। हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि T इज़ नॉन सिंगुलर एंड इन्वर्टिबल। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ फॉर T इनवर्स। तो बहुत ही आसान सा काम है। सिंगुलर या इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए, नॉन सिंगुलर या इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हमें केवल ये बताना है कि इसका जो नल स्पेस है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। और नल स्पेस में कोई एलिमेंट है कि नहीं है ये आपने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, लेकिन फिर भी आप इसमें करेंगे क्या, नल स्पेस की पहले डेफिनेशन लगा देंगे आप, उसकी फिर कोई एक एलिमेंट ले लेंगे, उसकी T इमेज इज इक्वल्स टू 0, फिर T की जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0 0 0। तो आपके पास में तीनों टपल्स को जब इक्वल टू 0 करोगे तो आपके सामने 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। आपको इन्हें सॉल्व करके x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और किसी भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो या तो इनफाइनाइट होता है या फिर 0 0 0 होता है। अब इसका सोल्यूशन इनफाइनाइट है या फिर 0 0 0 है, वो आइए देख लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करा, इन तीनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बना लिया और उसकी रैंक निकाली। रैंक निकालने का तरीका आपको पता है बच्चों के, रैंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। या तो इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लो या फिर इसको एशोलेन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। एशोलेन फॉर्म आपको पता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के समय आपने समझा होगा। तो आपने जब इसको एशोलेन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आपने देखा कि इसमें 3 नॉन जीरो रोज हैं, यानी कि इसकी रैंक 3 है।
अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक 3 है तो वो जिस भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन से बना हुआ है, अगर वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो उस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का केवल एक ही सोल्यूशन होगा और वो होगा 0 0 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि x1 x2 x3 की वैल्यू 0 0 0 होगी, ठीक है ना। और जैसे ही आप ये कहते हैं कि x1 x2 x3 की वैल्यू 0 0 0 होगी तो इट मीन्स दैट कि नल स्पेस में इसके कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये एक नॉन सिंगुलर क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आई रिपीट, दिस इज द नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आपने एक थ्योरम पढ़ी थी जब अपन लोगों ने नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था कि अगर उसके नल स्पेस में 0 एलिमेंट है तो वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो 1 1 होता है। क्या होता है स्टूडेंट? वो 1 1 होता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक ही डायमेंशन के वेक्टर स्पेसेस से है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कि थर्ड टपल का एक एलिमेंट एक थर्ड टपल के एलिमेंट पे मैप कर रहा है, मतलब दोनों के लिए वेक्टर स्पेस v3r है। तो t11 है क्योंकि उसके नल स्पेस में 0 0 0 एलिमेंट है और दोनों का डायमेंशन सेम है, इसलिए t जो है वो ऑन टू भी होगा। अब t11 है और ऑन टू भी है, इसलिए इन्वर्टिबल भी होगा। और t11 ऑन टू होने के कारण इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब t इनवर्स निकाला जा सकता है। और t इनवर्स निकालने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है बच्चों, आपको t इनवर्स ऑफ x1 मान लेते हैं अपन लोग कि t इनवर्स ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू y1 y2 y3 आता है, ये मान लेते हैं। अब क्योंकि t इन्वर्टिबल है तो t इनवर्स को उठाकर इधर y1 y2 y3 पे लगाया जा सकता है, तो t ऑफ y1 y2 y3 इज इक्वल्स टू x1 x2 x3, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया कि t ऑफ y1 y2 y3 की डेफिनेशन लगा दी जो हमको क्वेश्चन में दी हुई थी, एंड देन इसके बाद में हम लोगों ने क्या कर दिया, एक टपल बना लिया और इज इक्वल्स टू x1 x2 x3। एंड देन इसके बाद में हमने क्या कर दिया बच्चों, 3 इक्वेशंस बनाई। उन तीनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और y1 y2 y3 की वैल्यू निकालना है बेसिकली। तो y1 निकला, y2 निकला, y3 निकला, इसके लिए अब तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो y1 y2 y3 निकला, फिर उसको हमने टपल के फॉर्म में जमा दिया क्योंकि सभी में 1/9 कॉमन था। तो इस तरह से हमें t इनवर्स ऑफ x1 x2 x3 की वैल्यू मिल गई। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दैट्स वाई मैंने जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, अदरवाइज बोर्ड पे बताने में ज़्यादा समय लग जाता, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके पास में थे इसलिए आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। सो आई होप बच्चों कि ये जो वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस के ऊपर बात करी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके रेंज, उसके नल स्पेस और रैंक नलिटी थ्योरम से संबंधित इन्वर्टिबल, नॉन सिंगुलर और फिर उस t इनवर्स के लिए फॉर्मूला बनाना, इन सब आपको समझ में आया होगा। अच्छा, t इनवर्स के लिए फॉर्मूला बनाना आप लोगों ने वहाँ पे भी सीखा था जब अपन लोगों ने मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करा था, तब वहाँ पर भी सीखा था। तो आप चाहो तो उस प्रोसीजर से भी बना सकते हो, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। सो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और ये रैंक नलिटी वाला जो टॉपिक है यहाँ पे फिनिश करते हैं। आने वाले टॉपिक में हम वेक्टर स्पेस के ही एक नए टॉपिक को लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, आप पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप ईमेल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।